नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने खत्म करने पर ध्यान दे सुरक्षा परिषद। यूएन में भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन की अपील। आतंकवाद पर पाकिस्तान बदले मानसिकता। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार तीसरे दिन भारी गोलीबारी। सेना का एक जवान शहीद, 2 नागरिकों की मौत। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल होने पर प्रधानमंत्री का ट्वीट। भारत की परमाणु अप्रसार नीति की हुई पुष्टि। दुनिया में शांति के संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का 1 साल। एशिया नीति में भारत को विशेष जगह। बजट को सीनेट से नहीं मिली मंजूरी। शटडाउन से अमेरिका में सरकारी सेवाओं पर असर। और असाधारण काम करने वाली 112 प्रथम महिलाओं का सम्मान। राष्ट्रपति ने कहा, देश के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका। सम्मानित महिलाओं में पीटी उषा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा और ऐश्वर्या राय भी शामिल। और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शनिवार को 1 साल पूरा हो गया। उनका अब तक का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। उनके मित्र देश भी ट्रंप की कार्यशैली से क्षुब्ध दिखे। पाकिस्तान खासतौर पर ट्रंप के कड़े रुख से परेशान रहा, जबकि आतंकवाद के विरोध के मामले में भारत के प्रति ट्रंप का रुख हमेशा सकारात्मक बना रहा। अपने कार्यकाल के 1 साल के अंत आते आते ट्रंप को दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव को कम करने में सफलता हासिल हुई। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के समय से ही भारत को प्राथमिकता में रखने का ऐलान कर दिया था। 20 जनवरी 2017 को सत्ता संभालने के बाद जब उन्होंने अपनी एशिया नीति की घोषणा की तो भारत को उसमें अहम स्थान दिया। उन्होंने पाकिस्तान पर नकेल कसी। आतंकवाद को खत्म करने के पाकिस्तान के प्रयासों के ढोंग का पर्दाफाश करते हुए $2 अरब की सहायता रोक दी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का ट्रंप ने समर्थन किया। I think today India and US have a far closer convergence on the issues of terrorism. So I've seen the unfolding of President Trump's robust South Asia policy, in which he has blamed Pakistan for hosting the terrorist groups. And when we talk about terrorist groups, it also includes the terrorist groups which have been active against India. He has also declared a freeze on the military assistance to Pakistan unless Pakistan changes its behavior. So I think there is a far greater clarity today in the American policies on terrorism than was the case earlier. घरेलू स्तर पर ट्रंप अमेरिका में रोजगार सृजन के मुद्दे पर काम करते रहे। उन्होंने अमेरिका में अवैध तरीके से आने पर रोक लगाने की कोशिशें की। साथ ही आतंकवादियों के आने की आशंका में कुछ देशों के लोगों को वीजा देने से मना करने की भी पहल की। H-1B वीजा रोकने की उनकी घोषणाओं से भारत में भी नाराजगी फैली। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि इससे भारत से आने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी। इस पर दोनों देशों के बीच समझदारी विकसित करने की कोशिशें जारी हैं। Of course, Trump has a series of domestic issues. As you see, as we speak, America is shutting down because the senators could not agree on some policies related to illegal migrants, etc. But I think it's not going to impact the Indo-US relations. These domestic issues are not going to impact Indo-US relations because both Democrats as well as Republicans, they have been for better relationship with India. They have seen the potential of India, and both Obama. ट्रंप ने कहा कि नेटो सहयोगियों को अमेरिका की सुरक्षा छतरी का खर्च वहन करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन समझौते से भी वे इसी वजह से बाहर आ गए कि अमेरिका को इसका अनावश्यक खर्च देना पड़ेगा। इजराइल में अमेरिका के दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम ले जाने
और यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की घोषणा ने ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र में अलग थलग कर दिया। लेकिन ट्रंप का कहना है कि वो चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। देखना है कि ट्रंप को आगे आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर इसका कितना फायदा मिलता है। ट्रंप एक गैर पारंपरिक नेता हैं और वे तर्क से बात करते हैं। उन्होंने दुनिया के ढोंग पर आधारित व्यवस्था पर चोट की है। अब देखना यह है कि इसका सकारात्मक परिणाम किस तरीके से निकलता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अमेरिका में वित्त विधेयक को सीनेट में मंजूरी नहीं मिलने से 5 साल बाद फिर से शटडाउन की स्थिति बन गई। डेमोक्रेट सांसद अमेरिकी राष्ट्रपति के इमिग्रेशन पर नीतियों से खफा हैं। इस वजह से उन्होंने वित्त विधेयक के खिलाफ वोट किया। ट्रंप ने शटडाउन के लिए डेमोक्रेटिक सांसदों को जिम्मेदार बताते हुए उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अमेरिका में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की पहली सालगिरह पर बंदी यानी शटडाउन के हालात पैदा हो गए हैं। सरकारी खर्चों से जुड़े वित्त विधेयक को सीनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी। अब अमेरिका में जरूरी सेवाओं को छोड़कर कई सरकारी विभाग बंद करने पड़ेंगे और करीब 8 लाख संघीय कर्मचारियों को बिना सैलरी के घर बैठना होगा। Democrats in the Senate, with a few exceptions on either side, chose to put politics ahead of our national defense, put politics ahead of meeting the obligations of our national government. And that's just unacceptable. And it's disappointing. सरकार को 16 फरवरी तक खर्च की राशि उपलब्ध कराने संबंधी विधेयक पर सीनेट में जरूरी 60 वोट नहीं मिल सके। विधेयक के पक्ष में 50 और विपक्ष में 49 वोट पड़े। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही पार्टी का कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण रहने के बावजूद भी शटडाउन का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे हालात डेमोक्रेट सांसदों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं डेमोक्रेट सांसदों ने इसके लिए ट्रंप की नीति को जिम्मेदार बताया है। इमिग्रेशन के मसले पर डेमोक्रेट पार्टी की मांग थी कि करीब 7 लाख ड्रीमर्स को निर्वासन से बचाया जाए। What we've just witnessed on the floor was a cynical decision by Senate Democrats to shove aside millions of Americans for the sake of irresponsible political games. The government shutdown was 100% avoidable. अमेरिका में शटडाउन की वजह से भारत और बाकी देशों में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के काम नहीं करने से वीजा सेवाओं पर असर पड़ सकता है। This will be called the Trump shutdown because there is no one who deserves the blame for the position we find ourselves in more than President Trump. He walked away from 2 bipartisan deals, including one today, in which I even put the border wall on the table. अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका नहीं जब सरकार को शटडाउन से जूझना पड़ा हो। इससे पहले अक्टूबर 2013 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान भी 16 दिन तक संघीय एजेंसियों को बंद करना पड़ा था। इससे पहले 1995-96 में शटडाउन 21 दिन चला था और 6 जनवरी 1996 को खत्म हुआ था। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत के लिए राज्यसभा टीवी के फॉरेन अफेयर्स एडिटर अखिलेश सुमन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे। स्वागत है अखिलेश जी आपका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का 1 साल आज पूरा हुआ है और आज ही उन्हें शटडाउन का सामना करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इसे कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए, बहुत बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जैसा कि आपने सुना कि पहले भी शटडाउन हुए हैं और बड़े बड़े शटडाउन हुए हैं, इससे ज़्यादा बड़े शटडाउन हुए हैं। असली मामला देखिए राजनीति का है। जो डेमोक्रेट के वोट बैंक हैं, वो डेमोक्रेट के वोट बैंक में 7 लाख लोगों को इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में हैं, अमेरिका में वो ट्रंप का कहना है कि इन लोगों को वापस बाहर जाना चाहिए। फिर वे तैयार भी हो गए कि 6 साल के लिए इनका हम वीज़ा बढ़ा देंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि अमेरिका की पूरी व्यवस्था और अमेरिका की मीडिया भी कई मामलों में एक अजीब तरह के ढोंग पे आधारित व्यवस्था में रह रही थी। और ट्रंप ने आईना दिखा दिया है सबको कि अमेरिका एक देश है, अमेरिका विश्व की सरकार नहीं है। पहले एक अजीब तरह का मिराज अमेरिका में डेमोक्रेट और कुछ मीडिया के लोगों ने ही फैला रखा था, जैसा कि अमेरिका पूरी दुनिया पर शासन करेगा और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं करे। और पूरी दुनिया में आप देखेंगे जहाँ भी हैं अमेरिका के सैनिक,
अमेरिका यहाँ हमले कर रहा है, अमेरिका वहाँ हमले कर रहा है, अमेरिका इसको पैसे दे रहा है, अमेरिका इसको पैसे दे रहा है। ट्रंप सबको समेटने की कोशिश कर रहे हैं और इसके चलते अमेरिका की जो पुरानी मानसिकता, राजा वाली मानसिकता थी, उस मानसिकता के लोगों को चोट पहुँच। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं शटडाउन की स्थिति इसीलिए आ रही है कि आप अपने देश में पूरी दुनिया के सारे ऐसे लोगों को बुला नहीं सकते जिनके यहाँ अपनी व्यवस्थाएं फेल कर गई हैं। तो अपनी व्यवस्थाओं को फेल करने में भी अमेरिका के पुरानी सरकारों की भूमिका रही थी। तो ट्रंप इस ढोंग पर चोट कर रहे हैं और इसलिए एक ऐसा वर्ग है अमेरिका का जिसको ये अच्छा नहीं लग रहा है और इसीलिए शटडाउन की नौबत आई है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग, रिपब्लिकन भी जो है उनकी कुछ नीतियों के खिलाफ है। अगर हम इस अल्पकालिक विधेयक की बात करें जो इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे पर कुछ रिपब्लिकन ने भी विपक्ष में वोट किया है, तो क्या माने कि उनकी पार्टी के ही लोग उनकी नीतियों से खफा हैं? एक रिपब्लिकन ने विपक्ष में वोट दिया है जी। ट्रंप का पूरा स्ट्रेंथ है सीनेट में 51 का और उसमें से 50 वोट मिले हैं ट्रंप को, तो एक रिपब्लिकन ने रिवोल्ट किया है। तो ठीक है, इतने मतभेद किसी पार्टी में होनी चाहिए क्योंकि व्हिप वहाँ नहीं चलता है इस तरह के। और ये वोट ऑफ अकाउंट है 16 फरवरी तक के लिए, इसके लिए सरकार को खर्च चलाने के लिए, अपने लोगों को एम्प्लॉइज़ को पैसा देते रहने के लिए इसको पास करना था। आखिरी बजट अभी बाद में आना है, उस पर चर्चा बाद में होनी है। तो यह नहीं कह सकते कि रिपब्लिकन के बीच में कोई मतभेद है या कोई बड़ा विद्रोह है। यह ट्रंप ने भी कहा कि हमको आपने जो व्यवस्था दी है उसमें 60 वोट चाहिए, हमारे पास 51 वोट हैं, या तो आप 51 पे सीनेट को कर दीजिए और नहीं तो हमको ज़्यादा वोट दीजिए। जनता से वो अपील कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें पिछले एक साल में, तो हर महीने 1,67,000 नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं अमेरिका में। और उसका सेंसेक्स अगर देखें तो सेंसेक्स लगातार अमेरिका का बढ़ता जा रहा है। तो जो आर्थिक नीतियों में ट्रंप ने अपने को समेटने की कोशिश की है, अमेरिका फर्स्ट, जो अमेरिका के वो प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को इस बात को सोचने की आज़ादी है कि अमेरिकन लोगों को जॉब कैसे मिले, इस बात के लिए वो पैरवी करें। और इसी को करने में जो पुरानी नीतियां बाधक आ रही हैं, जो नहीं, आप भी कह रहे हैं अमेरिकी फर्स्ट की नीतियों पे वो चल रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल कि ये जो शटडाउन हुआ है इसका खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? कब तक ये स्थिति काबू में आ पाएगी और भारत पर इसका कितना असर होगा? देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे असर थोड़ी देर के लिए होता है। अर्थव्यवस्था पे नहीं, सरकारी कामकाज पे असर होता है और उसके चलते कुछ बिलियन डॉलर उसमें वेस्ट होते हैं। जब आप देंगे ही नहीं तो कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी, हालांकि सामान्य गतिविधियां चलती रहेंगी। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत के लिए यह कोई झटका नहीं है। भारत पर असर इतना ही पड़ेगा कि जो लोग जाने वाले थे उनको वीज़ा मिलने में देर होगी, क्योंकि दूतावासों के कामकाज भी बंद हो जाते हैं। दूतावासों के जो कर्मचारी हैं वो ऑफिस में आएंगे लेकिन कंप्यूटर नहीं चलाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो भारत को इतना ही है, इससे ज़्यादा भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। और फिलहाल पहली खबर में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार एक अनूठी पहल, भारत निर्वाचन आयोग और राज्यसभा टेलीविजन प्रस्तुति नेशनल इलेक्शंस क्विज जल्द आ रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के सदस्य बनने को बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल होने से भारत की परमाणु अप्रसार नीति की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में भारत MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बना है। इससे एक बार फिर ये पुष्टि होती है कि भारत वैश्विक शांति का समर्थक है और परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ है। हम दुनिया में शांति के अपने संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के अन्य देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस ग्रुप में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। शुक्रवार को भारत के ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का 43वां सदस्य बनने का ऐलान हुआ था। ये समूह रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बना है। भारत को साल 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम की सदस्यता मिली थी। पिछले साल भारत वासेनार समूह में शामिल हुआ। इन समूहों का सदस्य बनने से भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG की सदस्यता की दावेदारी और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगामी बजट को लेकर सिर्फ विकास ही मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा है। उन्होंने जाति केंद्रित राजनीति की बजाय विकास पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर 125 करोड़ भारतीयों की तरक्की की दास्तान बताने पर उन्हें गर्व होगा। प्रधानमंत्री 23 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी न्यूज से बातचीत में अर्थव्यवस्था, विदेश नीति समेत सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री खुलकर बोले। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात दोहराई और कहा कि त्योहार की तरह चुनाव भी तय समय पर हों। उन्होंने जाति केंद्रित राजनीति की बजाय विकास पर चर्चा करने की बात कही। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बजट को लेकर विकास ही मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा है। बजट हो या न हो, चुनाव हो या न हो, पहला बजट हो या आखिरी बजट हो, मोदी का एक ही मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, विकास, विकास और विकास, डेवलपमेंट, 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 सबका साथ, सबका विकास। उसके लिए जो भी आवश्यक होता है उसी को करते आए हैं, उसी को कर रहे हैं, आगे भी उसी को करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अर्थ जगत का ध्यान भारत पर केंद्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया ने इसे माना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें दावोस में 125 करोड़ भारतीयों की कामयाबी की दास्तान सुनाने में गर्व महसूस होगा और दुनिया भारत की नीतियों और विकास के बारे में सीधे उसके मुखिया से सुनना चाहती है। जब विश्व का भारत के प्रति इतना आकर्षण है जी, तो स्वाभाविक है कि विश्व भारत से सीधा संवाद करना चाहता है। भारत की नीतियों के संबंध में, संभावनाओं के संबंध में विश्व का ये जगत डायरेक्टली हॉर्सेस माउथ को सुनना चाहता है। चीजों से वो परिचित होते हैं, वो भी तो बहुत अध्ययन करते हैं, उनके पास टीम होती है, लेकिन मुखिया के मुझ से सुनते हैं तो जरा एक, और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासियों ने जो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, लगातार कोशिश करते रहे हैं। देशवासियों का जो उत्साह है, उमंग है, देशवासियों की जो सिद्धियां हैं, उसको दुनिया के सामने रखने में मुझे बहुत गर्व होगा, बहुत आनंद होगा। भारत की एक पहचान बनी है, उसका भरपूर लाभ लेने का प्रयास भारत ने करना चाहिए और एक अवसर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आलोचना के बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता और विपरीत हालात को अवसर में बदलने को अपना स्वभाव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में लगातार कई दिनों से पाकिस्तान रिहायशी इलाके में भारी गोलीबारी कर रहा है। आज सीमा पार से गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया और 2 लोगों की जान चली गई। वहीं 8000 लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। सीमा से सटे 120 स्कूलों को भी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जान बचाकर भागते लोग, आग लगने से हुई तबाही, मरे हुए जानवर, मकानों में गोलियों के निशान और मोर्टार के टुकड़े। पिछले दिनों से जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे गांव में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। 8000 से ज्यादा लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लिए हुए हैं। हालात बहुत खराब है, क्यों हमारे जो माल मवेशी के लिए जो चारा है ये जलकर राख हो गया और हमारे खाने के लिए, पशु के लिए भी कुछ नहीं रहा। फायरिंग जब हुई हम अंदर में थे, घर में ही थे, घर में से हमारे को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर आरएसपुरा, अखनूर और कृष्णा घाटी सेक्टर में शनिवार को भी भारी गोलीबारी की गई। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और 2 लोगों की मौत हो गई। सीमा पार गोलीबारी से 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सेना और बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। हमारी फौज, हमारी बीएसएफ बड़ी बहादुरी के साथ इसका जो है मुकाबला कर रहे हैं। सरकार की ओर से पूरे प्रबंध है,
लोगों के रहने के लिए अगर कहीं इस प्रकार की बात होती है, लार्ज स्केल पर माइग्रेशन होती है, हमने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी का मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी उठा। विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सदन में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए वॉकआउट किया। आज हमने इसको प्रोटेस्ट किया कि आप टोटली फेल हो गए, इनकी सरकार बिल्कुल सोई हुई थी, उन्होंने स्टेटमेंट तक नहीं दी। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में 4 जवान शहीद हो चुके हैं और 5 आम नागरिकों की जान चली गई है। वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान में आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने नष्ट करने पर ध्यान देने की अपील की। भारत का मानना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। यूएन में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान को अच्छे और बुरे आतंकवाद में फर्क करने की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उन्होंने सुरक्षा परिषद से अपील की कि वो सीमा पार पनाहगाहों में बैठे आतंकवादियों से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करें। These mindsets differentiate between good and bad terrorists. These mindsets refuse to see reason in peace. They are mindsets that are reluctant to join hands in moving the region forward to build a shared future for our people and our youth. These mindsets, Mr. President, need to change. सैयद अकबरुद्दीन ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान को लेकर भारत का नजरिया एकदम साफ है। उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वहां शांति, सुरक्षा और स्वायत्व कायम हो सके। भारत का मानना है कि आतंकवाद को लेकर जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक अफगानिस्तान में शांति संभव नहीं है। Our Prime Minister, during his visit to Afghanistan on 24 December 2015 to inaugurate the Parliament building, stopped over in Lahore, Pakistan. Unfortunately, these visits were followed by a heinous and barbaric terrorist attack on the Pathankot Air Base on 1st January 2016, perpetrated and planned by the very same mindsets which attack the spirit of Afghanistan every day. भारत के साथ अमेरिका और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को आतंकियों का पनाहगाह देश बताया। वहीं जवाब के अधिकार के तहत पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने कुलभूषण जाधव का मुद्दा उठाया। मलीहा लोधी ने कहा कि जो लोग मानसिकता में बदलाव की बात कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ विध्वंस के रिकॉर्ड को देखना चाहिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर दावा किया कि कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। इस बीच बालोच कार्यकर्ता मामा कादिर बालोच ने पाकिस्तान के दावे को झूठ बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने साजिश के तहत कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए आज सम्मानित किया। फर्स्ट लेडीज नाम की इस पहल में पहली न्यायाधीश, पहली कुली, मिसाइल परियोजना की पहली प्रमुख, पहली पैरा ट्रूपर और पहली ओलंपियन शामिल हैं। अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाली 100 से अधिक महिलाओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सम्मानित किया। इन महिलाओं ने समाज की रूढ़ियों और बाधाओं को तोड़कर अपनी पहचान बनाई। इनमें पहली महिला न्यायाधीश, मिसाइल परियोजना की अगुवाई करने वाली महिला वैज्ञानिक, पहली पैरा ट्रूपर, ओलंपियन और महिला कुली शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इन महिलाओं के साहस की तारीफ की। आप सब ने उन जो ये हमारी ट्रेडिशनल जो मान्यताएं हैं उनको आप सब लोगों ने तोड़ा है और ये कहा जा सकता है कि जब अवसर मिलता है, वंस यू गेट द अपॉर्चुनिटी, महिलाएं असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में सबसे आगे होती हैं। फर्स्ट लेडीज नाम की इस पहल में रक्षा बलों, विज्ञान, खेल, उद्योग और मनोरंजन जैसे विविध क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को शामिल किया गया। इनमें पीटी उषा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, ऐश्वर्या राय और किरण मजूमदार शॉ शामिल हैं। इनके साथ ही बछेंद्री पाल,
दीपा मलिक, प्रिया झिंगन, कर्णम मल्लेश्वरी जैसी महिला हस्तियों को भी सम्मानित किया गया है। I make a sincere appeal to all the women to come forward and take interest in these new policies and schemes that have been created to enable, empower and support the dreams of women. कुली का काम करने वाली मंजू, सरपंच छवि रजावत, पहली महिला दमकल कर्मी हर्षिनी कन्हेकर और भारत की पहली महिला बार टेंडर शतभी बसु को भी सम्मानित किया गया। वंचित लोग हैं, उनकी आवाज बने हम, जिससे कि जो हमारा संविधान है उसके मुताबिक सभी को बराबरी का अवसर जरूर मिले। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रेस क्लिपिंग, इंटरनेट समेत कई माध्यमों से 112 महिलाओं को चुना है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम बजट 2018-19 के लिए दस्तावेजों की छपाई शनिवार को शुरू हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में हलवा बांटकर बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत की। हलवा बांटने के बाद बजट निर्माण प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी तब तक नॉर्थ ब्लॉक के प्रेस में ही रहते हैं जब तक कि बजट संसद में पेश नहीं हो जाता। ये एक पुरानी परंपरा है जो सालों से चली आ रही है। 2018-19 के लिए आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। 2018-19 के आम बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें खेती, किसानी और ग्रामीण भारत पर जोर रहेगा। राज्यसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम सरोकार में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि वर्तमान सरकार के पिछले सारे बजट की दिशा ग्रामीण भारत और खेती किसानी में निवेश बढ़ाने की रही है। उन्होंने ये भरोसा दिया है कि आगामी आम बजट में भी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश होगा। बजट से हर वर्ग के नागरिक को कई तरह की उम्मीदें होती हैं। इस बार के बजट से ग्रामीण भारत और खेती किसानी से जुड़े लोगों को बड़ी आस है। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम सरोकार में आए कुछ किसानों ने बजट को लेकर कुछ इस प्रकार अपनी उम्मीदें जाहिर की। जितना खर्चा होता है, आज अगर किसी के पास 4 एकड़ 5 जमीन है तो वो अपने 2 बच्चे नहीं पाल सकता, बढ़िया तरीका बिल्कुल नहीं पाल सकता, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई कि कृषि जो है ना वो बहुत महंगी पैदा होने लगी है। पानी की बड़ी भारी समस्या है, पानी होना चाहिए, किसान के लिए पानी की बड़ी समस्या है। दूसरा, खाद और बीज जो ना उसमें बहुत लागत आती है, उसका पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है किसान को। मैं सरकार का नहायत ही नज़दीक की प्यारा हूँ और सरकार ऊपर मैं खुद 5 पार्ट विदाउट पासपोर्ट पाकिस्तान में गया। मैं एलएम फाजिल डिग्री होल्डर एमए उर्दू के अंदर और सूझबूझ में बिल्कुल पक्का हूँ मैं। तो हम तंग आगे इन व्यापारी आते हैं, बात लाते कृषि का नाश कर दिया। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भरोसा दिलाया कि किसान और खेती से जुड़े मसले सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। के कुछ इनपुट की आवश्यकता है। उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना और किसानों को संस्थागत सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने संबंधी कई योजनाओं का जिक्र किया। हम उसमें लगातार सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये किसानों के लिए फसल बीमा योजना जो है ये अपने आप में आने वाले समय में बहुत बड़ी गेम चेंजर होगी, क्योंकि इसमें किसान जिस दिन फसल उगाने का प्लान करता है जी, उस दिन अगर किसी कारण से वो फसल नहीं उगा पाता है, बरसात नहीं हो आज, क्योंकि हमारे देश का किसान जो है वो बरसात पर निर्भर करता है, अधिकांश किसान, अगर बरसात नहीं होने के कारण से वो अगर फसल नहीं उगा पाए तो भी उसको 25% कंपनसेशन का प्रावधान इसमें है। गजेंद्र शेखावत ने कहा कि किसानों की उत्पादन लागत को कम करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले 3 साल में सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करके अपना बजट दिया है और यदि मैं केवल 1 साल के बजट की चर्चा करूं तो किसान को जो क्रेडिट की बात बीजू जी कर रहे थे, 10 लाख करोड़ रुपए किसान को जो है क्रेडिट सुविधा, क्रेडिट लाइन सब उपलब्ध कराने के साथ साथ में 2.25 लाख करोड़ रुपए का हर साल केवल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे देश की सरकार ने काम किया है। और जहाँ तक जो बातें किसान भाइयों की तरफ से आई हैं, मैं उन सब बातों से बहुत सरोकार रखता हूँ। उन सब बातों को मैं जाता हूँ, देश भर के किसानों से बात करने का अवसर मिलता है और लगभग यही सब बातें सब जगह से आती हैं कि लागत मूल्य में सब जगह की एक ही समस्या है कि लागत मूल्य में कमी हो। और जो प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की वो उसका पहला चरण था कि लागत मूल्य में कमी हो।
और मैं आपको खुशी के साथ में आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से देश भर के किसानों को कह सकता हूं कि देश में जो है खाद की डिमांड में लगभग 9% की कमी पिछले 1 साल में केवल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बनने के कारण से आई है। किसान चाहते हैं कि उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले और 2018-19 के बजट में इसके लिए खास प्रबंध किए जाएं। सरोकार के इस एपिसोड को आप देख सकते हैं रविवार रात 8 बजे। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को होम एट लास्ट अ जर्नी टू हायर कॉन्शियसनेस किताब की प्रति सौंपी गई। इस किताब का लेखन शारदा चिरुवोलू ने किया है। इस मौके पर किताब के बारे में उपराष्ट्रपति को जानकारी दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।